परंतु मुझे एक याद आता है कि आज इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी कि ये वही पार्टी है और ये वही परिवार है जिसके नेता के बारे में पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी समर्थन करता है। और ये वो है जो कहता था मैंने पुलवामा में घुस के मारा है, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ उनके रक्षा मंत्री समर्थन करते हैं, जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री उनके इमरान खान फोर ऑफ द हाउस पे बोलते हैं, और सर जिनका नाम यूएन में उनके डोजियर में लिखा जाता है। तो मुझे लगता मैं इंदिरा जी को इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि दे सकता हूं कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया कमाल। अब मैं आगे कहना चाहता हूं सर, मगर एक इस सदन में जब हम 75 वर्ष के ऊपर एकत्र हैं तो शायद 75 वर्ष के इतिहास का वो सबसे ऐतिहासिक मौका था। तो मैं ये कहना सर आपके लिए आगे सुनिए सर, आप सुनिए, मैं एक बताना चाहता हूं सर, एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक तरफ 7th फ्लीट भेजा गया था और चंद दिनों के अंदर अमेरिका ने मान्यता भी दे दी थी। हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़े मगर पीओके में कुछ नहीं कर पाए। चलिए वो एक अलग बात है। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वो नहीं मिल पाए। ये मुझे आज तक आश्चर्य है कि 93,000 दे के 54 नहीं ले पाए। सुलह की कौन सी शक्ल सुमरती रही। तो मैं इनकी पॉलिसी के लिए कहना चाहूंगा, अरे आपके नेताओं के लिए बोल रहा हूं, एक पंक्ति में कह रहा हूं, सुनिए, अरे बात तो सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं चीन छीन देश का गुलाब ले गया। पंडित नेहरू के लिए वो गुलाब का फूल लगाते थे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। अब मैं आज के विषय पे आता हूं, संविधान के संदर्भ में। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी जो ये बहुत बैठ जाए, अरे भैया सब दिखाई पड़ रहा है। देखिए मैंने तो इनके नेताओं की तारीफ की, फिर भी नहीं हजम हो पा रही है इनसे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब सुनिए, आज के हम संविधान के विषय पे आते हैं तो संविधान का सबसे पहला वाक्य है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सभापति महोदय, अगर हम लोग और भारत इन 3 शब्दों का अर्थ समझ लें तो संविधान निर्माताओं का मूल भाव समझा जा सकता है। मगर अफसोस सर्वाधिक भ्रम इसी विषय को लेकर किया जाता है। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बोला और कई वक्ताओं ने बोला कि ये बात का आशंका थी कि हम सरवाइव करेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी में, मगर हम सरवाइव करने वाली बात नहीं। मैं आज के समय में अपने विपक्षी दलों से कहता हूं, पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उठा के देखिए, बड़े देशों में सस्टेनेबल एब्सोल्यूट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि देखा जाए तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है। और यह भी समझना चाहिए, आज डेमोक्रेसी के अंडर में सर 34% पॉपुलेशन है विश्व की, जिसमें 17% अकेले हम हैं। वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड। कोई और नहीं है जिसे दूसरे नेता जाकर समझते होंगे। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम डेमोक्रेसी में सरवाइव किए हैं तो ये कोई अनायास नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, मैं कोट करता हूं, कि गणतांत्रिक व्यवस्था इस देश के लिए कोई नया प्रयोग नहीं है, ये इतिहास के आरंभ काल से भारत की व्यवस्था में थी। मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र की अवधारणा भारत के लिए कोई बाहर की अवधारणा नहीं है, इट्स नॉट एन एलाइन ऑब्जेक्ट। ये कोई अपरिचित चीज नहीं है, प्राचीन काल से भारत की व्यवस्थाओं में निहित थी, और उन्होंने बौद्ध संघों का उल्लेख किया। और मैं अपने सम्मानित मित्रों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में कहां से थी। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों को देखिए। चोल साम्राज्य में 8वीं और 9वीं शताब्दी में इलेक्टेड गांव के प्रतिनिधि होते थे। 6 कमेटियां होती थी जो इलेक्टेड ढंग से काम चलाती थी। उसके पीछे जाइए तो वैशाली का गणराज्य, जिसका उल्लेख हमारे जदयू के अध्यक्ष जी ने भी किया, और उसके पीछे जाइए तो वैदिक काल में सभा और समितियां बैठकर इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कार्य किया करती थी। तो बाबा साहब अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अगर उन्होंने इन सारी परंपराओं के चित्र उसमें रखे हैं, इसका अर्थ हुआ कि भारत की डेमोक्रेसी मूल रूप में वहां से आती है। वैसे मैं एक और चीज कोट कर दूं, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने भी जून 2018 में आरएसएस हेडक्वार्टर पे अपने भाषण में कहा था कि भारत ही लोकतंत्र का मूल है और वैशाली का गणराज्य विश्व का पहला गणराज्य था।
अब मैं बताना चाहता हूं कि हम भारत कैसा है, क्योंकि हमारे विरोधी लोगों को थोड़ा विदेश की बात ज्यादा समझ में आती है, तो देश क्या कहता है उससे ज्यादा समझिए विदेश क्या कहता है। और मैं सिर्फ 2 ही बड़े लोगों के नाम लूंगा। चाइना, मैं कहता हूं कोई भी जाकर चेक करे, चाइना में एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम क्या है? टियान जाओ, TIANZHOU। जाओ शब्द वहां पर केंद्र के लिए प्रयोग होता है, जैसे हमारी भारत में पुर, जयपुर, नागपुर, कानपुर वगैरह वगैरह। अब टियान जाओ अगर आप जाके आज सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में कुछ उन्होंने घपला कर रखा है, सीधे सीधे लिख के नहीं आता, पर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाइए, TIN, टियान का अर्थ है हेवन और जाओ का अर्थ है केंद्र। तो चाइना के एंशिएंट में माना जाता था भारत क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ हेवन। एंशिएंट जापानीज में भारत का नाम है टेंजुक, दैट इज द सेंटर ऑफ हेवन। अरे कहते देश ही नहीं था। और चीन भी कह रहा है और जापान भी कह रहे हैं कि देश तो वो है जो स्वर्ग का केंद्र था। अब मैं बताना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में, अरब में 8वीं और 10वीं शताब्दी में जितने भी बड़े बड़े अरब के राइटर्स हुए, चाहे इब्ने असीर हो, इब्ने कसीर हो, इब्ने तबरी हो, इब्ने खल्दून हो, उन्होंने क्या लिखा है? अजीदुल रिहल उल इलामीन बिल इलादुल हिंद, यानी व्हेन आई लुक टुवर्ड्स द इंडिया द कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कम्स टू अस। तो इधर का भी, पूरब का भी बता दिया।